स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे साइंस एंड फन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो इस चैनल पे पढ़ाती हैं आपको SST। तो हम लोगों ने इस साल एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया है, कंप्लीट नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री अगर बात करें, और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया है। नाउ भैया एक प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर आने वाला है आपका, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ऑल्दो ये चैप्टर बिल्कुल भी क्यूट नहीं था बच्चों पहले, क्योंकि ये चैप्टर की अगर आप अपनी NCERT में लेंथ देखो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल पता नहीं CBSE वालों को, मेरे प्यारे प्यारे 10th के बच्चों पे आया तरस और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको फर्स्ट टॉपिक तक का ही कर दिया। तो यस, यू हर्ड इट राइट, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टॉपिक का ही आने वाला है। तो यार फर्स्ट टॉपिक का ऑलरेडी मैंने वन शॉट डाला हुआ है, वैसे तो अगर आप सर्च करो ग्लोबल वर्ल्ड बाय रीमा मैम, वो आपको मिल जाएगा कॉम्पैक्ट वाला, बट इतना सा चैप्टर है, NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर ही लेते हैं, क्यों भाई। चलो भाई शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कृपया अपनी NCERTs ले आइए, NCERTs लेके ही सामने बैठिए, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी लाइन वर्ड समझ ना आए तो आप कमेंट्स में उसी टाइम लिख दें। NCERT इज अ मस्ट। देखो मैं भी आपके सामने NCERT लेके बैठी हूँ, पेज नंबर मैंने भी निकाल लिया है 53, ठीक है। एक एक लाइन एक एक वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का। हाँ जी, देखिए सबसे पहले टॉपिक शुरू होता है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन शब्द की, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए ये ग्लोबलाइजेशन शब्द का चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स में भी है, चौथा चैप्टर है। तो मतलब इसका यही है, एक ऐसा फिनोमेना जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, लिंक्ड है। आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, जिससे कंट्रीज आपस में इंटरलिंक करती हैं। इस पूरे प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन ये तो इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब ऐसा थोड़ी है इको का ग्लोबलाइजेशन अलग एंड हिस्ट्री का अलग, नहीं भाई नहीं, डेफिनेशन सेम ही रहेगी। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, क्योंकि वी आर लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है इसकी, कैसे ये ग्लोबलाइजेशन हमारी लाइफ्स में आया, कैसे इसने अलग अलग कंट्री को कनेक्ट किया, किस तरीके से कनेक्ट किया गया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड इन द लास्ट 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history. क्या हिस्ट्री है ट्रेड करने की। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों के माइग्रेशन की, काम ढूंढने के लिए लोग माइग्रेट करके अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज में जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसों का आदान प्रदान, एंड मच एल्स, और बहुत सारी चीजें। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज इमर्ज्ड। तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये जाने कि आज के टाइम जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये इमर्ज कैसे हुआ, ये आया कैसे। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक दूसरे से लिंक हुई है बच्चों। ये आपने देखा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पहले कैसे गधे घोड़ों पे बांध बांध के गुड्स को भेजा जाता था। नाउ from ancient times, travelers, traders, priests and pilgrims traveled vast distances. बेटा जी दूर दूर लोग जाया करते थे पुराने ज़माने में, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो पादरी प्रीस्ट वगैरह हों, या पिलग्रिम्स पद यात्रा करने वाले मंदिरों गुरुद्वारों में जाने वाले हों, किसी भी कारण से हों, चाहे वो नॉलेज अपॉर्चुनिटी के लिए हो। देखिए ऐसा नहीं है
कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ हम ट्रेड करने ही जा रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने ही जा रहे हैं। लोग अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अपनी शौक के लिए भी जाते थे, नॉलेज के लिए भी जाते थे, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाते थे। अपने साथ वो गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस भी लेके जाया करते थे। बेटा जी इस साल ये चैप्टर पढ़ाने में मज़ा बड़ा आता है क्योंकि इसका जो लास्ट चीज़ है ना, मैं बच्चों को रिलेट नहीं करवा पाती थी, लेकिन अब तो भैया आप सभी ने कोविड-19 देखा है, महसूस किया है, फील किया है। तो बच्चों जर्म्स एंड डिजीजेस भी कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबलाइज करने में। एंड ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये नया नया नहीं है। कहीं आपको लगे कोविड-19 ये 2019 से ही आया है, नहीं बच्चों, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley. देखिए बच्चों सबसे पहली सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। तो पुराने ज़माने से ही अगर हम बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेडनेस हमने फील किया लोगों से थ्रू सी रूट्स, लैंड रूट्स, ये सारे रूट्स से जो कनेक्ट करते थे फॉर मोर देन अ मिलेनिया। पहले के ज़माने में अगर आप देखो कॉरीज पता है आपको, सीशेल्स, इन्हें हिंदी में कौड़ी बोला जाता है। ये पहले के ज़माने में लोगों का मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, लोग उससे बेचा खरीदा करते थे सामान। Used as a form of currency from the Maldives, found their way to China, East Africa, not just here बल्कि मालदीव्स में, मॉलदीव्स में, वेस्ट एशिया में, etc etc. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 17th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. तो भैया ये पुराने ज़माने में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, ऐसी ऐसी बीमारियाँ, ये जर्म्स एंड डिजीजेस फैली है कि यू वोंट बिलीव, ये बहुत पुरानी चीज़ है और इसको आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। एक बार जर्म डिजीजेस फैल गए तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है बच्चों, हाँ। तो फिगर 1, इमेज ऑफ अ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन, गोवा म्यूजियम, 10th century. From the 9th century, images of ships appear regularly in the memorial stones found in the western coast. ये दिखाते थे कि कैसे पुराने ज़माने में ओशनिक ट्रेड हुआ करता था। आप अगर देखेंगे फिगर 1 फर्स्ट वाली जो आपके इसी पेज पे बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो शिप बनी हुई है, ये ओशन ट्रेड दिखा रहा है कि पहले के ज़माने में कैसे लोग ट्रेड किया करते थे, ओशनिक ट्रेड किया करते थे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं फिर बोल रही हूं ये कंप्लीट एनसीईआरटी है। आपको इसके नोट्स अगर चाहिए तो जब ये चैप्टर आप देख रहे होंगे आप सीधा डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे मैं एनसीईआरटी वाली पीपीटी, मैं शॉर्ट नोट्स वाली पीपीटी और भी इसका जो भी कंटेंट मेरे पास है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो तो आपको मैं इसी पीपीटी में लगा के दे रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके वैलिड नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब आपको एक साथ जिस डेट पे लेक्चर इशू हो रहा है, आई थिंक 13-14 अगस्त, उस डेट पे टेलीग्राम पे आप सर्च बार में जाना, बस ग्लोबल वर्ल्ड सर्च करना और आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इज अ मस्ट। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो पिक्चर्स के लिए, ब्रॉडकास्ट चैनल वहाँ पे मैंने 10th क्लास के लिए बनाया हुआ है, रीमा आशुगई इज माई आईडी, वहाँ पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ हम फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं भेजती रहती हूँ कॉम्पैक्ट तरीके से। और इसके पढ़ाने की प्रोफाइल है, कोई कच्चा बादाम नहीं हो रहा है वहाँ पे भी पढ़ाने की प्रोफाइल है पूरी की पूरी। I am being teacher everywhere, like everywhere. Okay. Now, the next topic is the Silk Routes link the world. So, have you all heard about the word Silk Routes? Raise your hands. आपने सुना है सिल्क रूट क्या होता है? तो भैया ये एक बहुत पुराना रूट था। नहीं, ये सिल्क से नहीं बना हुआ था, कहीं आपको लगे। ना, नहीं, सिल्क से नहीं बना हुआ था। सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों दूर दूर के देशों को ओशनिक रास्तों से जोड़ा गया। ओशनिक यानी कि वाटर रास्तों से जोड़ा गया। The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. इस रास्ते से बच्चों चाइना से सिल्क
अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजा जाता था। तो बनाया ये पर्पसली सिल्क के ट्रेड के लिए, कार्गोज जाती थी भर भर के सिल्क की, बनाया ये उसके लिए। लेकिन ये सिर्फ सिल्क के लिए ही स्टेबल नहीं रहा, यहाँ पे और भी चीजें ट्रेड होना शुरू हो गई। बच्चों इस चैप्टर से बोर्ड्स में 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आता है और मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा आता है। जैसे कॉडीज आ जाएगा तो वो किसका है ना, हिंदी आ जाएगा, हिंदी कॉडीज से मैच करना होगा, कंप्लीट करना होगा। अभी एक आएगा चाइनीज पॉटरी, उसको मैच करना होगा। Historians have identified several silk routes over land and by sea। तो ऐसा नहीं है एक ही सिल्क रूट, बहुत सारे रास्ते निकाल लिए जिसने काफी ज्यादा रीजन्स को जोड़ा, एशिया विद यूरोप विद नदर्न अफ्रीका। तो बच्चों समझ लो ये आपका एक वर्ल्ड है जिसमें अलग 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 कॉन्टिनेंट्स हैं और बाकी बीच में पानी है। तो देखा जाए तो इन रूट से जोड़ दिया गया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, सो दैट ट्रेड कुड बी मच मच फास्टर। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रूट्स निकाले गए ताकि ट्रेड जो है जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि भैया आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है और पहले के जमाने में भी जिसका ट्रेड जल्दी आएगा, जिसका सामान जल्दी आएगा वही तो लोग परचेज करेंगे। आज के टाइम पे व्हाई ब्लिंकिट इज ग्रोइंग, वाई, बिकॉज एक्चुअल में जो वो कहते हैं उनके नेटवर्क्स हर जगह है एंड दे एक्चुअली डिलीवर योर फूड और प्रोडक्ट वॉट एवर यू आर ऑर्डरिंग इन अंडर 10 मिनट्स, अंडर 10 to 12 मिनट्स आ जाता है। लेकिन जैसे जेप्टो है उसका कंपिटिटर, अभी तक कर रहा, वो भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन हर पार्ट्स ऑफ सेक्टर में वो इतना फास्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जहाँ घर है वहाँ जेप्टो की डिलीवरी अराउंड 24-25 मिनट्स में होती है, वहीं ब्लिंकिट की डिलीवरी अंडर 10 मिनट्स हो जाती है ना। जितना ज़्यादा जल्दी, तो वी प्रेफर यार जल्दी चाहिए तो ब्लिंकिट कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। तो जहाँ ट्रेड जल्दी होगा, जहाँ तेज, तो ये तेज करने के लिए, ट्रेड को फास्टन अप करने के लिए ये रूट्स बनाए गए, ये सिल्क रूट्स बनाए गए। So they are known to have existed since before the Christian era। ये बहुत पुराने हैं and thrived almost till the 15th century। But Chinese pottery also traveled the same route। इवन इंडिया के टेक्सटाइल्स, मसाले भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ एशिया में गए। इन रिटर्न वापसी में इन रिटर्न उनको मिलते थे प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो हम लोग यूरोप को ट्रेड करवा रहे हैं, हमारे यहाँ के स्पाइसेस, हमारे यहाँ के क्या था, टेक्सटाइल्स, यस, कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स। हमारे यहाँ का एक क्लोथ बहुत फेमस था, मसलिन क्लोथ, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम ट्रेड कर रहे हैं एंड इन रिटर्न हमें यूरोप से मिल रहे हैं भैया सोना चांदी। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन बना के लाई हूँ बच्चों। वैसे तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। इसका मतलब क्या है कि इन रास्तों से ट्रेड तो हुआ ही, गुड्स का आदान प्रदान तो हुआ ही, साथ ही साथ कल्चर भी हाथ में हाथ मिलाता हुआ चला। यानी कि मेरे बच्चों, अगर आप सपोज आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो और आपका कोई दोस्त है, जैसे इफ़ यू आर अ मुस्लिम एंड आपका दोस्त है हिंदू, तो आप उसके कल्चर जान जाओगे। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप घूमना फिरना एक साथ कर रहे हो, आप उसका कल्चर जान जाओगे, वो आपका कल्चर जान जाएगा। सिमिलरली जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो नॉट जस्ट वी आर ट्रेडिंग फॉर गुड्स सर्विसेज कैपिटल, वी ऑल्सो ट्रेड फॉर कल्चरल बिलीव्स। ये भी ट्रैवल किए। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट certainly traveled this route to Asia। देखिए बच्चों, क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है जो इंडिया में इतना प्रिवेलेंट नहीं था एंड स्टिल अभी भी दे आर लेस इन नंबर, बट ये फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो ये भी एक तरह से कैरी फॉरवर्ड हुआ, इंडिया में आया और मुस्लिम प्रीचर्स आए एंड बुद्धिज़्म भी ट्रैवल किया इंडिया से काफ़ी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में, है ना। तो इसी तरीके से 3 चीज़ होगी, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज। ये भी इसमें अलग अलग जगहों में ट्रैवल किए थ्रू सिल्क रूट्स। तो ट्रेड के साथ साथ कल्चर भी चल रहा है। क्लियर, सॉर्टेड, पक्का। चलिए अब बड़ा क्यूट सा टॉपिक आ रहा है, भूख लगने वाली है भाई अब आप लोगों को। सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन अ चाइनीज केव पेंटिंग 8th सेंचुरी। ये एक दिखा रखा है भैया, देखो सिल्क रूट हो रहा है, ये रास्तों पे जा रहे हैं।
नाउ द क्यूट वन, द फूड वन, भूख लग गई, सानू भूख लग गई, है ना भैया। तो भैया फूड ट्रैवल स्पेगेटी एंड पोटैटो, लेट्स रीड अबाउट दिस। ऑफ कोर्स अगर आप कहीं आना जाना कर रहे हो तो आप अपने साथ खाना भी लेके जा रहे हो भैया। आप कहीं भी आओगे जाओगे तो हम लोग तो भैया इतने मतलब हम यहाँ से मतलब आई लिव इन रोहिणी दिल्ली, एंड हम लोग यहाँ से सीपी भी जाते हैं, बंगला साहब गुरुद्वारे जाते हैं। तो हमारे घर में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो एक मतलब बड़ी है एक बच्चा है, तो हम लोग इतने से रास्ते के लिए भी खाना भर के लेके जाते हैं। मतलब चिप्स रख लिए, बिस्किट्स रख लिए, फ्रूट रख लिया कि नहीं भाई रास्ते में मांग लेंगे कुछ, ऑल्दो रुक भी सकते हैं, आई अग्री, बट कभी लंबा रास्ता भी कवर करना होता है तो हम ब्रेड बटर लेके जाते हैं। बड़ा मजा आता है कच्ची ब्रेड पे बटर लगा के भुजिया उजिया डाल के, रास्ते में सफर में अच्छी लगती है। चाय ले ली बस रुक के किसी भी हॉल्ट पे एंड खा लिया। तो फूड तो भैया एक नेसेसिटी है, जिंदा रहना है, चलना फिरना है, काम करना है, तो फूड तो चाहिए ही चाहिए। तो फूड ऑफर्स many examples for long distance cultural exchange. Traders and travelers introduce new crops to the lands they traveled. Even बच्चों रेडी मेड फूड स्टफ अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अब मिलता है। देखिए बच्चों हमारे ना पड़ोस में एक है, वो लोग ना राधा स्वामी है, तो दे लाइक देखते भी नहीं है वो नॉनवेज की तरफ, और वो लोग घूमने गए हैं चाइना। अभी रिसेंटली दे वेंट टू चाइना, एंड चाइना में तो यार जैसे हमारे यहाँ पे मतलब विंडो शॉपिंग में कपड़े लटके होते हैं, उनके यहाँ तो भैया कुत्ता बिल्ली लटके होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नॉनवेज है उधर। तो वो लोग का पूरा एक बैग रेडीमेड फूड स्टफ से था, लाइक कड़ी चावल, राजमा चावल, कप्पा मैगी आती है ना, जो भी रेडीमेड पराठाज, मिर्च का अचार, थेपला, फाफड़ा, ये सब जो भी रेडीमेड फूड स्टफ होता है वो ये लोग लेके गए थे। क्योंकि वैसे तो उनको इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, बट स्टिल दे अवॉइडेड, लाइक कितना थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत नहीं खाया। तो रेडीमेड फूड स्टफ का ये जो कंसेप्ट है ये भी ट्रैवल किया। पहले इंडिया में ये इतना प्रिवेलेंट नहीं था, बट अब इंडिया में भी इवन वेमेन आर वर्किंग, मेन आर ऑल्सो वर्किंग। तो भैया घर में ऐसा होता है, बहुत हसल मची होती है। तो अगर आप ब्लिंकिट पे भी कभी सर्च करो तो बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो एकदम कटी कटाई मिल जाती हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनी फ्रूट सैलेड, एनी वेजिटेबल सैलेड, एनी मिक्स वेज आपको बनानी है, कौन काटेगा भैया एक एक सब्जी, कौन मटर छीलेगा, वो आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, कटा कटाया मिल जाएगा, गार्लिक छिला छिलाया मिल जाएगा, धनिया पत्ता पुदीना सब सब मिलता है, सब मिलता है। तो ये भी भैया ट्रैवल किया। आप एग्जाम्पल ही ले लो ना यार, चाइना के जो नूडल्स हैं, चाइना में नूडल्स बड़े फेमस हैं, ये ट्रैवल किए वेस्टर्न कंट्रीज में, एंड वहां पे जाके इनका नाम बदल गया भैया, इनको बोल दिया स्पेगेटी। बड़ा ही अंग्रेजों वाला नाम है भैया, स्पेगेटी बन गई है। नूडल्स बिकेम स्पेगेटी व्हेन इट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू वेस्टर्न कंट्रीज। सिमिलरली पास्ता कहाँ के डिश है, जरा लिखना कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल के। बच्चों रिकॉर्डेड है ये, लाइव नहीं है, टाइम स्टैम्प डाल के लिखना जरा, है हाँ। अब मुझे पता है तुम लोग लिखोगे इटालियन, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो पास्ता वॉज डिस्कवर्ड बाय अरब ट्रेडर्स in Sicily, that is now in Italy. Sicily is a place जो कि अब इटली में है, but it was discovered by Arab traders. Would you imagine that? तो बच्चों spaghetti and noodles, it is believed that noodles traveled from west, from China to become spaghetti, or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. Similarly, foods were also known in India and Japan, so the truth about their origins may never be known. जो भी खाना आज हम खा रहे हैं हमें उसके ओरिजिन का सच में पता भी नहीं है, सच बताएं तो। Yet such guesswork suggested the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. तो बच्चों यही है जिसने देशों को, अलग अलग देशों को कनेक्ट किया है। Many of our common foods जो आज हम खाते हैं, पोटैटोज है, सोया है, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सब हमारे एंसेस्टर्स तो जानते भी नहीं थे होता क्या है। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया। आपको पता है कब आएगी भैया? गलती से घूमते फिरते क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को। ऐसा नहीं है अमेरिका था ही नहीं, बट अमेरिका के बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करता है। तो क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स हैं भैया, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने घूमते फिरते डिस्कवर किया अमेरिका को, एंड अमेरिका को डिस्कवर किया तो पता चला कि भैया अमेरिका में तो खूब क्रॉप्स हैं,
खूब मिनरल्स हैं, पोटैटोज उगाए जा रहे हैं भैया। तो फिर ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए यूरोप में और एशिया में। 1 मार्कर क्वेश्चन है कि किसने अमेरिका को डिस्कवर किया? इट्स क्रिस्टोफर कोलंबस, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। तो ये अमेरिका कहलाया। Here we will use America to describe Northern America, South America and the Caribbean part. In fact, many of our common food came from America's original inhabitants. यानी कि American Indians जो migrate करके वहाँ गए हैं, they discovered that in America. Sometimes the new crops could make the difference between the life and death. हुआ कुछ ऐसा, यूरोपियंस को जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, पोटैटोज डिस्कवर हुए उनको कि यार अच्छा यार ये भी कोई मतलब प्रोडक्ट है, ये भी कोई क्रॉप है। तो भैया यूरोप में उन लोगों ने भर भर के पोटैटोज उगाने शुरू कर दिए। तो वहीं पे एक जगह आयरलैंड में तो भैया लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए पोटैटोज पे। बट उन बेचारों को क्या पता था एक आलू उनकी जिंदगी ले सकता है, नॉट जस्ट उनकी, मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगी ले सकता है। तो दे गॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज, भर भर के खेती करते थे। लेकिन एक बार हुआ क्रॉप फेलियर, जिसकी वजह से भुखमरी छा गई, फेमाइन आ गया एंड बहुत सारे लोग मर गए। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इरिश पोटैटो फेमाइन या फिर पोटैटो फेमाइन। So what happened? Sometimes the new crops, Europe's poor began to eat better and live longer. जब उनको potatoes मिले, they were very happy. They called potato a humble potato कि उन्होंने उनकी लाइफ में टेस्ट भर दिया, मजा आ गया। Ireland's poorest peasants became so dependent, सस्ता भी था, on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. बहुत सारे लोग बच्चों मर गए भूख की वजह से। Merchants from Venice and the Orient exchanging goods from Marco Polo. Marco Polo was a book writer. You will read about him in print culture chapter. अगला चैप्टर जो हमारा इस NCERT सीरीज में आएगा हिस्ट्री का। So the Irish potato famine, ये देखो ये ना एक औरत है खेत ढूंढ रही है, पोटैटो मिल जाए, स्टेम क्रॉप है, जमीन के अंदर मिलेगी, बच्चे बेचारे भूखे पड़े हुए हैं। सो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ा फेमाइन आया था, इरिश पोटैटो फेमाइन। Now to the last topic of this chapter, yes you heard it right, it's the last topic, the conquest, disease and trade. I hope आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल्दो आपको कोई भी चैप्टर अगर देखना है तो यू कैन सर्च, जस्ट आपको सर्च करना है मनी एंड क्रेडिट बाय रीमा, REEMA इज माई नेम। आपको हर एक चैप्टर इतने ही प्यार से, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन से मिल जाएगा। आई एम श्योर, ठीक है। सो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। नाउ यार कॉन्क्वेस्ट तो मतलब हो गया कब्जा करना, डिजीज का मतलब हो गया बीमारी, ट्रेड का मतलब हो गया अगेन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। यार कब्जा करके ट्रेड करना तो समझ में आता है भाई, ये बीमारी कहाँ से आ गई बीच में, ये डिजीज का क्या रोल है भैया। तो आओ समझते हैं सबसे पहले पहली ही लाइन को, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक। बेटा इसका मतलब क्या है? क्या वर्ल्ड श्रैंक हो गया? क्या वर्ल्ड फिस गया? क्या हवा निकाल दी किसी ने हमारे गोले की? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो गया, श्रैंक हो गया। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ द रूट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, अब कहीं भी आना जाना आसान हो गया है, समय कम हो गया है, जुड़ना आसान हो गया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भैया अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में रूट्स आ गए हैं जो बहुत इजीली आपस में देशों को, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ देते हैं। तो नाउ इन टर्म्स ऑफ विजुअलिटी श्रैंक नहीं हुआ है, बट ट्रेड करना, आना जाना, समय, डिस्टेंस श्रैंक हो गया है। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. I think you all know, you have read it in India Size and Location, Indian Ocean के बारे में। Indian Ocean एक बहुत ही vast ocean है जिसने कितने सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया है। उसमें सुएज कैनाल जब बनाया गया तो इंडिया से यूरोप का 7000 किलोमीटर का डिफरेंस कम हो गया एंड ट्रेड फास्टन अप हो गया। For centuries before the Indian Ocean,
region had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. crisscrossing its water. The Indian subcontinent was central to these flows. Of course, Indian Ocean is at the central part and it connects a lot of continents. Direct contact है even यूरोप के साथ हमारा थ्रू इंडियन ओशन. बिफोर इट्स डिस्कवरी, देखिए बच्चों अब क्या होता है, एज आई सेड अमेरिका को अभी अभी डिस्कवर किया है. अमेरिका तो भैया सबसे एकदम दुनिया से अनजान था. अमेरिका एकदम आइसोलेट होके रहता था. लेकिन जब ये नजर में आया यूरोपियंस के, तो यूरोपियंस को तो मतलब हो गया अब किसी भी तरीके से अमेरिका को हासिल करना है, उसको कॉन्कर करना है भैया. उनके मन में आ गया भैया अब तो हम अमेरिका को छोड़ने नहीं वाले हैं. So before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives. तो हर जगह यहाँ से क्रॉप्स मिनरल्स जब भेजे जा रहे थे तो दुनिया में अमेरिका का नाम बढ़ने लगा ट्रेड में. प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको. बच्चों जब यूरोपियंस को पता चला ना कि अमेरिका में एक एल डोराडो नाम की जगह है, एल डोराडो याद है KGF, हाँ एल डोराडो नाम की जगह है. जब यूरोपियंस को पता चला तो व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा भैया अब तो ये सोना ही सोना होगा, अपने पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा. So Peru and Mexico and enhanced Europe's wealth and financed its trade in Asia. Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off in search of El Dorado. El Dorado is known as the fabled city of gold. It was expected कि भैया एल डोराडो में सोने के महल, सोने का सब कुछ, सोना 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 सोना, हर जगह सोना है, हर जगह. तो बस यूरोपियंस की नीयत जो थी खराब हो गई. वहां पे जो पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेर थे उन्होंने अमेरिका में भेजे वेपन. वेपन का मतलब यहाँ पे गोलियां या बम नहीं है, वेपन था इनका डिजीज, जर्म्स. They spread germs and diseases and as I said, अमेरिका तो आइसोलेटेड था बहुत सालों तक, वो प्रिपेयर्ड नहीं था. हाहाकार मच गया बच्चों अमेरिका में. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon. It was germs. जैसे कि स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, उन्होंने अपने ही लोगों पे लगा के भेजा. देखो यार गन्स तो पकड़ी जा सकती थी, बम भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन जर्म्स कैसे पकड़ोगे भैया, कैसे पकड़ोगे? तुम्हारे पास तो उसका भैया कोई एंटीडोट भी नहीं है. But not diseases such as smallpox to which the conquerors were mostly immune. भैया यूरोपियंस को तो इसका भैया ये लोग इम्यून थे. They were immune of that disease because they have invented that. But Americans नहीं थे. Until the 19th century, poverty और hunger. देखिए बच्चों ऐसा नहीं है इन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया तो यूरोप बड़ा बढ़िया चल रहा था, नहीं. यूरोप में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, गरीबी थी, डिजीजेज वहाँ भी फैल रही थी, बहुत ओवर क्राउडेड था और वहाँ पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे. फ्रांस का आपको पता है, सोशलिज्म आपने पढ़ा है, सब यूरोप का ही पार्ट है. रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड. थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड Europe for America. Here by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were going cotton, sugar for European markets. तो अफ्रीका में भी याद है स्लेव ट्रेड, अफ्रीका में भी लोग यूरोपियंस के लिए एज अ लेबर काम किया करते थे. इसकी कहानी बताती हूँ बच्चों, ऑल्दो डिलीटेड है, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको. क्या हुआ था, यूरोपियंस ना अफ्रीका गए थे एंड वहाँ पे अफ्रीका में जनरली ये क्लास 9th में भी है, बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम 10th में ही है, बट वो भी अब डिलीट हो गया है. बट वो लोग ना अफ्रीका गए एंड वहाँ पे उन्होंने ना डिस्कवर किया कि जितने भी अफ्रीकन्स हैं वो सब नोमैड्स हैं, भेड़ बकरियां चरवाने वाले हैं. दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग क्रॉपिंग, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, दे आर डूइंग प्लांटेशन एंड दे आर बीइंग नोमैड्स. इधर से उधर अपनी भेड़ बकरियां लेके चलते चलते ठुमकते जाते रहते हैं. सो दे डिस्कवर्ड अफ्रीका इज वेरी वेरी रिसोर्स रिच लैंड.
उनको तो भैया आंखें चुंधिया गई उनकी एकदम कि भैया अफ्रीका में तो बहुत माल है, लेकिन ये अफ्रीकन तो लल्लू हैं, ये लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग तो यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। दे ऑफर्ड अफ्रीकन कि चलो यार हम लोग यहाँ पे माइनिंग करेंगे, तुम हमारे लेबर बन जाओ। अफ्रीकन ने इनकार कर दिया। अफ्रीकन ने कहा भैया हम तो अपनी नोमैड्स वाली जिंदगी में खुश हैं, हम लोग नोमैड्स हैं, हम लोग वही करेंगे। तो यूरोपियंस के पास कोई चारा नहीं था। व्हाट दे डिड, दे वर वेरी वेरी गंदे। व्हाट दे डिड, इन्होंने अपनी गाय पे रिंडा प्रेस नाम की बीमारी लगा के भेजी एंड वो अफ्रीका में आई और वो फैली। सभी नोमैड्स की कैटल्स मरने लगी, उल्टियां होने लगी उनको खून की, वो बेहोश होने लगी, बहुत सारी कैटल्स डिस्ट्रॉय हो गई उनकी। एंड उनको हार के कोई और नहीं बचा था, उनको एज अ स्लेव काम करना पड़ा यूरोपियंस के अंडर। तो ये भी किया गया है। ऑल्दो इट इज डिलीटेड नाउ, क्योंकि सेकेंड टॉपिक से तो आ ही नहीं रहा है आपका कुछ भी। इट इज डिलीटेड, दैट्स हाउ ये डिलीटेड है। नाउ अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना, अच्छा पहले क्या था, चाइना और इंडिया एकदम वर्ल्ड में ना टॉप मोस्ट कंट्रीज थी जो ट्रेड करती थी, टॉप मोस्ट एकदम रिचेस्ट कंट्रीज थी। दे वर ऑल्सो प्रेमिनेंट इन एशियन ट्रेड। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने थोड़ा कट ऑफ कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपने आप को कि मैं अब दुनिया से कनेक्टिविटी नहीं रखना चाहता। क्या कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स फैला रहे हैं, रिंडा प्रेस जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये, मैं दूर हो जाता हूँ। जिस करके इंडिया अकेला भी ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाया और ये ट्रेड का सेंटर शिफ्ट हो गया यूरोप में, क्योंकि अब अमेरिकन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोप पूरा ग्रो कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड चाइना और इंडिया का वो पोजीशन यूरोप ने ले लिया था, सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था। दैट्स हाउ यार, दैट्स इट, योर कंप्लीट छोटू सा चैप्टर। यार तुम्हें समझ आया कि नहीं आया यार, प्लीज बताना यार कमेंट्स में। तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मेरे फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि यार तुम अगर लिखते हो ना मैम बड़े अच्छे समझ में आ गया, बड़ा प्यारे प्यारे कमेंट्स तुम लोग करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, एकदम मजा आ जाता है। स्लेव्स फॉर सेल, यहाँ पे देखो ना, स्लेव ट्रेड में हमने पढ़ा भी है, देखो यहाँ झुका के खड़े हुए हैं अपनी मुंडी, ये लोग इनको खरीदने आए, इनकी नीलामी हो रही है, खरीद रहे हैं लोग इनको, स्लेव्स को। लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बात बोलूं, 8 क्वेश्चंस लाई हूं सब्जेक्टिव, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा पक्का। Around 3000 BCE, an active coastal trade in linked the which of the following civilization? आंसर कर दो जल्दी से आंसर कर दो भाई। पानी वानी है क्या? हाँ आंसर कर दो। Yes, Indus Valley. The name Silk Route points to the importance of westbound from which of the following countries silk cargoes along this route? कहाँ से शुरू हुआ था? सिल्क कार्गोज कहाँ से जाती थी? यस। नाउ ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करो। सारा कुछ अभी बड़े प्यार से तुमको एक्सप्लेन किया, इसमें बस ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है कि कैसे ट्रेड, माइग्रेशन, कल्चर कैसे कैसे ट्रैवल किया, ठीक है। नाउ ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। एक्सप्लेन कैसे भैया लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, गुड्स, वैल्यू, स्किल्स, मनी, खाना, ट्रेड, जर्म्स, डिजीजेस, सब कुछ ट्रैवल किया करता था। सिल्क रूट का मतलब क्या है? सिल्क रूट का मतलब क्या है भैया? सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो कनेक्ट कर रहा था बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को। ये बनाया गया था एक्चुअल में चाइनीज कार्गो सिल्क से भरी हुई लेके जाने के लिए, लेकिन आफ्टरवर्ड्स लोगों का आना जाना, खाने का आना जाना, डिजीज का आना जाना भी शुरू हो गया। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आएगा और आता है। यहाँ पे आपको बताना है बुद्धिस्ट मिशनरीज के बारे में, मुस्लिम प्रीचर्स के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में कि कैसे ट्रैवल किया क्रिश्चियनिटी भी। यहाँ पे फूड के एग्जाम्पल देने हैं, स्पेगेटी बन गई, पास्ता कहाँ से आया। इरिश पोटैटो फेमाइन के बारे में बताना है कि कैसे लोग डिपेंड हो गए थे बहुत ज्यादा आयरलैंड में पोटैटो पे एंड डिजीज की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया जिसकी वजह से फेमाइन आ गया। प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे श्रांक हुआ भैया? कनेक्टिविटी बढ़ गई एंड लोगों में आना जाना, फ्लो ऑफ ट्रेड शुरू हो गया। स्मॉल पॉक्स कैसे एक्ट एज अ वेपन किया? अमेरिका की कहानी बतानी है। अमेरिका आइसोलेटेड था, यूरोपियंस की उन पे नजर थी, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्करर्स गए, अपने ही बंदे पे बीमारी लगा के भेजी और अमेरिका को पल में ही कम कर दिया। दैट्स इट बच्चों।
इतना सा था, प्यारा सा था आपका ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का कौन सा चाहिए। देखो बच्चों, हर एक चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पे है, प्लीज़ सर्च करना, हर टॉपिक है, हर चैप्टर है। ये मत लिखा करो मैम नया कब डाल रहे हो, बेटा एनसीईआरटी चेंज हो रही है क्या? नया अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कुछ नया क्वेश्चंस बोलो, मैम इसके क्वेश्चंस करा दो, लेक्चर तो हमने देख लिया है, ऐसा होना चाहिए। बार बार एक ही चैप्टर डाल डाल के बोर करते हो यार तुम भी। तो इससे बढ़िया है तुम मुझे देखो पहले ढूंढो जिसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कर दो। अगर तुम्हें लगता है नहीं भाई ये तो समझ में आ गया, अब हमें इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीवाईक्यूज चाहिए, तो वो कमेंट में कर दो। तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए कॉमेंट्स में जरूर बता देना। अगर इस चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर देना, इस सेशन को लाइक भी कर देना और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाना। सी यू ऑल in the next lecture. Bye bye बच्चों।